हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विथ नम्रता पांडे। आप देख रहे हैं स्टडी विथ नम्रता पांडे। मैं हूं आपके साथ नम्रता पांडे। आज का जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 6 है और ये सीडीपी चल रहा है सीटेट के लिए। आप किसी भी टीचर का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके लिए ये सारे टॉपिक महत्वपूर्ण हैं। आज आपका छठा टॉपिक है और आपका ये है बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो इसमें आपको क्या समझना है, इसके पहले हमने 5 टॉपिक बिल्कुल डिटेल में कंप्लीट कराया है और उस 5 टॉपिक का जो प्रश्न उत्तर है, जो सेट है, वो भी मैंने आप लोगों से कंप्लीट करवाया है। जो पुराने हैं उनको पता है, जो नए हैं वो ये समझ लीजिए कि सीटेट में आपको टोटल सीडीपी में 23 टॉपिक ही पढ़ने हैं। इसके अलावा 24वां ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं है जो कि आपको पढ़ना है। और इस 23 टॉपिक को मैंने डिटेल में समझाया है कौन कौन सा टॉपिक है और सीरीज वाइज हम आगे बढ़ रहे हैं। आपको अगर जानना है कि कौन कौन सा टॉपिक है और मैंने कौन कौन सा कवर करवाया है तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। मैंने आपको उसमें सारा सीडीपी का प्लेलिस्ट ही दे रखा है, एक बार चेक कर लीजिएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। आज का जो ये टॉपिक है बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा, इसमें हमें सबसे पहले ये टॉपिक एक ही है, ये दोनों मिलाकर प्रश्न पूछे जाते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा ये क्या है। लेकिन हम जो समझेंगे, चूँकि हमें समझना है डिटेल से और एक बार में इस तरह से समझ लेना है कि फिर दोबारा इसे बस रिवाइज करना है, बाकी और कुछ भी नहीं, याद बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि हम लोग जब बाल मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि बच्चे को हम लोग याद नहीं करवाना होता है। याद करवाने पर, यह रटाने वाली विद्या पर बिल्कुल फोकस नहीं किया जा रहा है। तो हम लोगों को भी याद नहीं करना है, बस समझना है। समझने के लिए मैं अधिक से अधिक शब्दों, वाक्यों और उदाहरणों का प्रयोग करूँगी। इसीलिए आज हम लोग सिर्फ बाल केंद्रित शिक्षा ही समझेंगे। ये जो हमारा है प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा, इसको हम लोग अगले क्लास में क्लियर करेंगे। प्रोग्रेसिव एजुकेशन, इसको अगले क्लास में हम लोग क्लियर करेंगे। आज हम लोग देखेंगे बाल केंद्रित शिक्षा यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। इसमें हमें जिस जिस बिंदु पर ध्यान देना है ये हम समझेंगे बाल केंद्रित शिक्षा क्या है। दूसरा, बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं क्या है, यानी कि हम लोग पूरी तरह से आज समझ जाएंगे कि बाल केंद्रित शिक्षा है क्या। सबसे पहले जो भी मैं बोलूँगी इसको बिल्कुल ध्यान से सुनना है, इसी में आपको याद हो जाएगा और इससे जुड़े हुए सारे प्रश्नों का उत्तर आप देंगे। इस क्लास के बाद प्रश्न मैं देती हूँ प्रश्न उत्तर, जिस तरह आप लोगों को पता है। लेकिन इस क्लास के बाद अगला क्लास प्रगतिशील शिक्षा का होगा। उसको कंप्लीट करने के बाद आपसे जो प्रश्न पूछा जाता है, इस दोनों को मिलाकर, बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा को मिलाकर, तो इसके बाद ये प्रगतिशील शिक्षा का क्लास होगा। उसके बाद दोनों को मिलाकर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। मैंने उसमें बताया है कि जब मैं प्रश्न देती हूँ तो आप लोग मेरे वीडियो को या तो पॉज करिए या तो स्लो करिए और अपने अनुसार उत्तर दीजिए। फिर हमारे दिए गए उत्तर से मिलान करिए और अपना खुद से इवेल्युएट करिए, यानी अपना मूल्यांकन स्वयं करिए। इस तरह से क्या होगा कि एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा और सीटेट में फिर आपके लिए कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि सीडीपी में अगर आप नंबर निकाल लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होता है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। बाल केंद्रित शिक्षा, ये बाल केंद्रित शिक्षा है क्या। प्राचीन समय में क्या होता था कि जब बच्चे को शिक्षा दी जाती थी, आप लोग अभी रिसेंट में रामायण ख़त्म हुआ है, कई चैनलों पर चल भी रहा है, महाभारत आपने देखा है। तो उस समय क्या होता था कि बच्चों को जो शिक्षा दिया जाता था ये होता था कि कोई भी जानकारी बच्चे के दिमाग में भरना मात्र है। यानी किसी के बारे में अगर हम जानकारी दे रहे हैं, माता पिता गुरु का सम्मान कीजिए, सुबह उठकर प्रार्थना करना है, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर, इस तरह की शिक्षा होती थी। वृक्ष के नीचे बच्चे नीचे में बैठे हैं और गुरु से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यानी कि पहले का जो शिक्षा था प्राचीनतम काल का, कि सिर्फ बच्चे के दिमाग में किसी भी टॉपिक को लेकर, यानी कि एक हल्के फुल्के चीज़ों को दिमाग में सेट करना होता है। लेकिन वही शिक्षा आज का जब आधुनिक शिक्षा आप देखेंगे तो उसमें क्या हो गया है कि बच्चे के सर्वांगीण विकास पर फोकस किया गया है। ना ही सिर्फ बच्चों को किसी एक टॉपिक को लेकर उसके बारे में शिक्षा देना है, बल्कि हर चीज़ को बच्चे को समझना है। ये है बाल केंद्रित शिक्षा। और वो यानी कि वैसी शिक्षा जिसमें कि सिर्फ बालक और बालक का ही भला हो। और बाल केंद्रित शिक्षा को सफल बनाने के लिए शिक्षक को ये बाल मनोविज्ञान में बिल्कुल निपुण होना पड़ता है। शिक्षक को ये समझना पड़ता है कि किस तरह से हमें बच्चे को पढ़ाना है, जो कि बच्चा हर टॉपिक में
सफल हो पाए। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने होमवर्क दे दिया और आप करके लाओ। पहले अभी भी सरकारी स्कूल में इस तरह से हो रहा है। अगर जिस तरह से प्राइवेट स्कूल का रूल है, रूल रेगुलेशन है, अगर वो सरकारी स्कूल में लागू कर दिया जाए तो फिर कभी प्राइवेट स्कूल में बच्चे जाएंगे नहीं। और धीरे धीरे अगर शिक्षा पर अगर जोर दिया जाए या शिक्षा पर ध्यान दिया जाए तो शिक्षा में सुधार हो सकती है। बिहार की स्थिति तो भी शिक्षा के मामले में थोड़ी सी डाउन है। तो ये हुआ बाल केंद्रित शिक्षा। आजकल जो है कि सर्वांगीण विकास, यानी कि बालक जो पढ़ रहा है उसमें हर चीज़ को उसे पढ़ना है कि मैट्रिक तक आते आते, मैट्रिक करके मैट्रिक के बाद ही बालक जो है डिसीजन लेने लगता है कि उसे क्या करना है। अगर वो साइंस रख रहा है तो उसको विज्ञान से रखना है या गणित से रखना है। अब वो अगर आर्ट रख रहा है तो उसे कौन कौन सा सब्जेक्ट लेना है। वो कॉमर्स रख रहा है तो कॉमर्स रखना है उसे। यानी कि मैट्रिक तक ही बच्चों को सभी ज्ञान का जो है अनुभूति करा दिया जाता है। मैट्रिक तक ही बच्चों को, मैट्रिक तक करते करते ही बच्चों को ये एहसास हो जाता है कि हमें अब आगे कौन सा सब्जेक्ट लेना है, किस सब्जेक्ट में हमें इंटरेस्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि सभी सब्जेक्ट पर फोकस मैट्रिक तक ही करा दिया जाता है, उसमें सारे चीज़ शामिल हो जाते हैं। यानी कि खेल कूद को भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है आजकल के शिक्षा में। यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा यही हुआ जिसमें बालक का भला हो और वैसी शिक्षा जो समाज का भी भला हो, वैसी जानकारी जिससे कि समाज का आगे चल के बालक भला कर सके। तो ये है बाल केंद्रित शिक्षा। और बाल केंद्रित शिक्षा में जो भारतीय शिक्षाविद गिजू भाई हैं, इनका नाम आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। इनका बहुत ही विशेष और उल्लेखनीय भूमिका या उल्लेखनीय योगदान आप कह सकते हैं कि इस बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में रहा है। भारतीय शिक्षाविद ये थे और बालक को या बाल मनोविज्ञान को उन्होंने जो प्रस्तुत किया है कि बालक को किस प्रकार से पढ़ाना है, इसके लिए उन्होंने कई पत्रिकाओं का, कई पुस्तकों की उन्होंने रचना की है और क्रियान्वित पुस्तकों का भी उन्होंने सहारा लिया है। यानी कि जो प्रैक्टिकल होता है, करके दिखाना, इस तरह के भी पुस्तकों की उन्होंने रचना की है गिजू भाई ने, जो कि भारतीय शिक्षाविद थे। जिससे कि क्या होता है कि शिक्षकों को वो पढ़कर बच्चे को पढ़ाना होता है। यानी कि अगर आप बाल केंद्रित शिक्षा को सफल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए शिक्षक को बाल मनोविज्ञान में बिल्कुल कुशल होना पड़ेगा। यानी कि बच्चे से ज़्यादा शिक्षक को मेहनत करना होता है। प्राइवेट स्कूल में, जैसे कि मैंने दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया, तो मैंने देखा था कि किस तरह से पढ़ाया जाता है। बच्चे क्या पढ़ेंगे, कल क्या करेंगे। पहले जो मूल्यांकन होता था, जब हम लोग मूल्यांकन पर आएंगे, क्या क्या हमें पढ़ना है इसको देखेंगे, फिर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो ये जो टॉपिक, ये जो बाल मनोविज्ञान है, इसमें शिक्षक को निपुण होना है। अगर शिक्षक को बाल मनोविज्ञान की जानकारी नहीं होगी तो ना ही वो शिक्षक जो पढ़ाना होता है, ना ही उस टॉपिक को, शिक्षण को वो आकर्षक या सुगम बना पाएंगे और ना ही वो बच्चे की समस्याओं को समझ पाएंगे कि बच्चे किस तरह से। सर्वांगीण विकास का यही मतलब है। ये जो बाल केंद्रित शिक्षा है, इसमें देखा जाता है कि अगर कोई बच्चा मंद बुद्धि का है, कोई बच्चा किसी तरह से डिसेबल है, तो उसके लिए एक अलग उसके लिए व्यवस्था की गई है कि उसे किस प्रकार से पढ़ाना है। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा में बालकों की भलाई पर ही अधिक से अधिक फोकस किया गया है कि बालक किस तरह से किसी भी चीज़ को इजीली समझ सके, पढ़ सके और वो आगे बढ़ सके। उसका हर तरह से विकास हो रहा है कि नहीं, सिर्फ एक पहलू पर ध्यान नहीं दिया जाता, उसके सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है कि अगर वो बुद्धि से स्लो है तो उसे किस प्रकार से सबके साथ मिलाकर लाना है। अगर वो किसी एक सब्जेक्ट में पीछे है तो उसे किस प्रकार से आगे लाना है। आजकल के शिक्षक को क्या करना होता है, सिर्फ शिक्षा के बारे में ही उन्हें जानकारी प्रदान नहीं करनी होती है। यानी कि विषय प्रधान नहीं, बल्कि बाल मनोविज्ञान को आप समझ सकते हैं कि शिक्षक जो है वो सिर्फ और सिर्फ विषय का प्रधान ना हो। आजकल की शिक्षा में विषय को महत्व नहीं दिया गया है कि अगर हिंदी का, अगर अभी मान लीजिए मैथ का घंटी है तो मैथ में जो टीचर निपुण है उनको क्लास लेना है और वो मैथ बताकर आ गए। आजकल की ऐसी शिक्षा नहीं है। आजकल की जो शिक्षा है उसमें शिक्षक को सिर्फ अपने सब्जेक्ट पर ही ध्यान न दे करके उनको बिल्कुल बाल मनोविज्ञान पर ध्यान देना होता है कि अगर कोई बच्चा पीछे है तो क्यों। इसमें शिक्षक पर सवाल उठता है, आपने इस बच्चे को सबके समान क्यों नहीं लाया, आपने आखिर ऐसा क्यों बताया। आपको ये ध्यान देना है कि अगर ये बच्चा नहीं समझ रहा है तो इसके पीछे क्या कारण है। यानी कि बच्चों के हर स्थिति के बारे में जानना
शिक्षक को आजकल की शिक्षा में ज़रूरी हो गया है, जो कि जिसे कि हम लोग आधुनिक शिक्षा कहते हैं। कि बच्चा का सामाजिक स्तर क्या है, व्यवहारिक स्तर क्या है, उसका परिवार कैसा है, क्या सारे लोग मंदबुद्धि हैं या फिर बालक के परिवार में कोई कम से कम पढ़ा है। तो ये सारा भार आजकल शिक्षक पर दिया गया है बच्चों की भलाई के लिए। तो ये है बाल केंद्रित शिक्षा, जिसमें कि ये सारा टॉपिक आपने समझा कि बच्चे के हर चीज़ों को, बच्चे के बैकग्राउंड को हमें समझना होगा। अगर बच्चा मैथ में कमज़ोर है तो क्यों है, ये शिक्षक को समझना है। सिर्फ शिक्षक को a+b² आके क्लास में नहीं बता देना है, सॉल्व कर देना है, ये बना लीजिएगा। क्योंकि हम लोगों ने जब इस तरह से किया था, उतना जब हम लोग पढ़ते थे उस समय ये बाल केंद्रित शिक्षा उतना डेवलप नहीं हुआ था। लेकिन ये था तो बहुत पहले से, अभी भी उतना डेवलप नहीं है। लेकिन हम आप जैसे बीएड की ट्रेनिंग जो होती है इसीलिए होती है कि बच्चे को किस तरह से पढ़ाना होता है, जिसमें कि ये बाल विकास का जो एक बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को बिल्कुल महत्वपूर्ण बिंदु पर रखा गया है। कि देख रहे हैं सीटेट तक में आपको ये पढ़ना होता है कि आप किस तरह से बच्चे के साथ व्यवहार करते हैं, ये महत्वपूर्ण होता है। बाकी जो सब्जेक्ट है वो आपकी जानकारी को लेने के लिए होता है। और उसमें भी आप देख रहे हैं सब में शिक्षा शास्त्र है। हिंदी भी दीजिए तो आप 12 से 15 नंबर का शिक्षा शास्त्र, इंग्लिश दीजिए तो वही है कि आप किस तरह से बच्चे के साथ व्यवहार करेंगे। तो ये जो बाल केंद्रित शब्द है इसको एकदम माइंड में सेट कर लीजिएगा कि हर एंगल से हमें बालक की भलाई देखनी है। दंड, रटना, मारना, पिटना ये तो आना ही नहीं है बाल केंद्रित शिक्षा में। तो इस तरह से हमने समझा कि बाल केंद्रित शिक्षा जहाँ बालक का केंद्र हो, यानी कि बालक के इर्द गिर्द सारी बालक की भलाई से जुड़ा हुआ जो बिंदु हो, यह बाल केंद्रित शिक्षा। अब हम आएंगे बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं क्या क्या है। ये बाल केंद्रित शिक्षा का इंग्लिश यहाँ पर मैंने लिख दिया है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। अब है बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। इसमें हम लोग एक एक पॉइंट को समझेंगे कि हमें क्या क्या इसमें समझना है। पहला नंबर, बालकों को समझना। बस 4-5 पॉइंट इसमें आपको दिमाग में रखना है और इसमें रटना कुछ भी नहीं है। आप चाहें तो इस पॉइंट को लिख सकते हैं। इसको सदा के लिए अपने माइंड में सेट करने के लिए यही एक तरीका है कि इस पॉइंट को आप लिख लीजिए और इस पर खुद से आप बोलिए कि आपने क्या सुना, और ये आपको याद होकर रहेगा। तो क्या है ये बालकों को समझना। दूसरा नंबर है आपका शिक्षण विधि। तीसरा है आपका मूल्यांकन और परीक्षण। स्थापन एवं अनुशासन। पांचवा है आपका प्रयोग एवं अनुसंधान। और छठा है आपका कक्षा में समस्याओं का समाधान और निराकरण। कक्षा में समस्याओं का समाधान और निराकरण। ये बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताओं में बस इस 6 बिंदु पर आपको ध्यान देना है मैं जो भी बोलूँगी, और इससे पूछे गए सभी प्रश्नों का आप उत्तर देकर आएंगे। एक एक करके सारी चीज़ों का पहले हम लोग यहाँ पर इंग्लिश लिखते हैं, तो मैं रेड मार्कर ले लेती हूँ। पहला है परसीव टू चिल्ड्रन, बालकों को समझना। शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड। मूल्यांकन और परीक्षण, इवैल्यूएशन और टेस्ट, इवैल्यूएशन एंड टेस्ट। चौथा है आपका व्यवस्थापन एवं अनुशासन। इसमें एक चीज़ आपका मिस कर रहा है, व्यवस्थापन एवं अनुशासन के बीच में आपको डालना है
ये देखिए मैं यहाँ पर इसको 5 कर रही हूँ, यहाँ इसको मैं 6 कर रही हूँ, यहाँ इसको 7 कर रही हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट छूट गया। ये 4 नंबर पर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ पाठ्यक्रम। ये देखेंगे आप 4 नंबर पर पाठ्यक्रम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको समझना। ये है पाठ्यक्रम, जिसका कि इंग्लिश क्या हो गया आपका? सिलेबस। और ये देखेंगे व्यवस्थापन एवं अनुशासन, मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन। और ये है प्रयोग एवं अनुसंधान, यानी प्रैक्टिकल एंड रिसर्च। और कक्षा में समस्याओं का समाधान और निराकरण, डायग्नोसिस एंड डिसमेंटलिंग, डिसमेंटलिंग ऑफ प्रॉब्लम, यानी समस्या का समाधान और निराकरण, डायग्नोसिस एंड डिसमेंटलिंग ऑफ प्रॉब्लम इन, कहाँ? कक्षा में, इन क्लास। बस इस 6 चीज़ को आपको 7 चीज़ को समझना है। एक बार मैं और क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। पहले नंबर पर बालकों को समझना, परसीव टू चिल्ड्रन। दूसरा शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड। तीसरा है मूल्यांकन और परीक्षण, यानी इवैल्यूएशन एंड टेस्ट। पाठ्यक्रम चौथे नंबर पर छूटा था, जो कि है सिलेबस, अति महत्वपूर्ण है बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताओं के अंतर्गत। फिर व्यवस्थापन एवं अनुशासन, यानी कि क्या मैनेजमेंट है क्लास का, क्या व्यवस्था है और किस तरह के अनुशासन हैं। और 6 नंबर पर है प्रयोग एवं अनुसंधान, यानी प्रैक्टिकल एंड रिसर्च। 7 नंबर पर है कक्षा में समस्याओं का समाधान और निराकरण। बस ये 7 ही विशेषताएं हैं बाल केंद्रित शिक्षा की। इस 7 टॉपिक को अगर हम लोग कहानी की तरह समझ लेते हैं तो हमारा ये टॉपिक जो है बाल केंद्रित शिक्षा पूरी तरह से कवर हो जाता है। और हर बार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, और मैं जो भी प्रश्न देती हूँ टॉपिक पर, आपको प्रूफ के साथ कि ये किस साल किस तरह के प्रश्न इससे पूछे गए थे, जिससे कि आपको बहुत हेल्प मिलने वाला होता है। तो अब एक एक करके हम लोग इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। सिर्फ आपको समझना है और आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, पहला है बालकों को समझना, जिस पर हमने अभी थोड़ा देर पहले ये बाल केंद्रित शिक्षा पर ही चर्चा किया था। ये क्या है बालकों को समझना? तो इसका मतलब हुआ कि आपको क्लास में समझना होगा बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता में है बालकों को समझना। यानी आप क्लास में इन कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो आप बालकों को समझिए। अब तो आजकल प्राइवेट स्कूल में और सरकारी स्कूल में भी अब होने लगा, सेक्शन में बच्चों को बांटा गया है। यानी कि अगर एक क्लास में अधिक बच्चे हैं तो कम संख्या में बच्चों को क्लास में रखा जाता है। जब प्रगतिशील शिक्षा देखेंगे उसमें बहुत कुछ आपको, बहुत महत्वपूर्ण सारे बिंदु आपको पॉइंट में आपको बताऊंगी। किस ईयर की बात है, कितने बच्चों का, किस तरह से, किस किस एंगल से बच्चों का विकास हुआ है, तो ये महत्वपूर्ण है जानना कि किस ईयर में कितने बच्चों की संख्या थी विद्यालय जाने की, फिर वो घटकर कितना हो गया, इस तरह से इसका कारण क्या था, ये प्रगतिशील शिक्षा में हम लोग समझेंगे। जब क्लास हम लोग इन करते हैं, आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, आप क्लास इन करते हैं, पहला पॉइंट बालकों को समझिए कि बालक अगर क्लास में उद्दंडता कर रहा है तो इसके पीछे क्या कारण है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका समाजीकरण कैसे हुआ है, उसके घर में उसके अगल बगल आस पड़ोस किस तरह से। सिर्फ हमें ये फोकस करके क्लास नहीं इन करना है कि मेरा सब्जेक्ट है इंग्लिश, मैं 1 घंटे 40 मिनट का या 30 मिनट का क्लास लूँगा, बच्चे ने क्या होमवर्क किया टिक किया, जो गलत है काट दिया, बैठो अगला चैप्टर पढ़ा दिया, कहानी ख़त्म। नहीं, अब आजकल जो बाल केंद्रित शिक्षा है, सबसे पहले आपको बालकों को समझना होगा। अगर किसी बालक के अंदर उद्दंडता है तो इसका कारण क्या है और इसे दूर कैसे किया जा सकता है, और वो भी बिना किसी दंड के, उसे किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। तो सबसे पहले बालक को समझिए कि अगर आप ये सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, कोई एक सब्जेक्ट ले रहे हैं, आपने इंग्लिश लिया, एक पैराग्राफ आप समझा रहे हैं, लेकिन बालक आपका नहीं सुन रहा है, नहीं समझ रहा है, आप मना भी कर रहे हैं तो वो पीछे 4 बच्चे मिलकर ग्रुप में गप कर रहे हैं, कोई अपना दूसरा प्रोजेक्ट कर रहा है, तो आप क्लास में तो बैठकर, तो आजकल प्राइवेट स्कूल में जिस तरह का आप बैठकर पढ़ा नहीं सकते हैं, बैठेंगे तो बच्चा पीछे परेशान करना शुरू करेगा। तो आप मूव करिए, आप देखिए, बालकों को समझिएगा। आखिर मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ तो बच्चे इंटरेस्ट इसमें क्यों नहीं ले रहे हैं, बच्चे को क्या परेशानी है, तो बालकों को समझना, उसे पूछना है कि ये क्या दिक्कत है, क्यों नहीं समझ में आ रही है। फिर आप बच्चों में परिवर्तन न कर अपने पढ़ाने के तरीके में परिवर्तन करिए। यानी कि आप उस टॉपिक को बिल्कुल ही
आकर्षक बनाइए, कहानी में उसको कन्वर्ट करिए। इस तरह से आप रूल का प्रयोग करिए कि बच्चे आपके तरफ फोकस हो जाएं और समझिए बच्चे को किस चीज़ में रुचि है। हालांकि पढ़ना उसे सारे सब्जेक्ट हैं, आप जो सब्जेक्ट पढ़ाने हैं आपको वही पढ़ना है। अगर बच्चे की रुचि मैथ पढ़ने में है और आप इंग्लिश के टीचर हैं तो आप मैथ नहीं पढ़ाने लगेंगे, पढ़ाना आपको इंग्लिश ही है। लेकिन आपको समझना ये है कि बच्चे को इंग्लिश में कैसे जागरूक किया जाए। बिल्कुल हल्के हल्के चीज़ों को बताना बोर्ड पर शुरू करिए, लिखना शुरू करिए। बिल्कुल अगर आप कोई स्टोरी बता रहे हैं तो उसके पहले आप और भी उससे हल्के चीज़ों में बच्चों को लेकर जाइए। तब फिर जब आप बालक को समझ जाएंगे तो आप बिल्कुल एक सफल टीचर की तरह। हो सकता है कि इसको समझाने में, उस चैप्टर को स्टार्ट करने में आपको 2 क्लास लेना पड़े, 2 दिन आपको स्कूल जाना, उस टॉपिक को छेड़ने में समय लगे। लेकिन जब आप बालकों को समझ लेते हैं तो फिर वो टॉपिक जब आप पढ़ाने लगते हैं तो बालक उसे समझने लगता है। तो ये है आपके बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता। जब आप दूसरे चीज़ पर आते हैं, शिक्षण विधि यानी टीचिंग मेथड क्या है। क्लास हम घुसते हैं तो समस्या है कि हम क्या पढ़ाएं। अब तो खैर रूटीन है, कौन शिक्षक किस सब्जेक्ट के लिए है, सब कुछ है। तो क्या पढ़ाएं। अगर आपको लगता है कि मैंने एक स्टोरी पढ़ा दिया है, अब क्या करूं, मैं पोएम शुरू कर दूं या फिर इसका क्वेश्चन आंसर्स करा दूं या तो फिल इन द ब्लैंक्स करा दूं, क्या पढ़ाऊं, ये सोचने की बजाय आपको यहाँ ये सोचना है कि कैसे पढ़ाऊं। कैसे जैसे ही आता है, व्हाट की जगह पर अगर आप हाउ कर देते हैं तो ये है कि आप जो भी पढ़ाएंगे वो बच्चा ग्रहण करेगा। कैसे पढ़ाएं यानी कि अपने सब्जेक्ट को हम कैसे इंटरेस्टिंग बनाएं जो कि बच्चा उस पर ध्यान लेने लगे। चाहे मैं कुछ भी क्यों ना पढ़ाऊं, इंग्लिश में अगर मैं क्वेश्चन आंसर करा रहा हूं, मैं पोएम पढ़ा रहा हूं, मैं नाउन प्रोनाउन बता रहा हूं, कुछ भी बता रहा हूं, तो कैसे उसे पढ़ाना है। अब क्या की जगह पर आपको कैसे पर ज़्यादा फोकस करना है, यह है बाल केंद्रित शिक्षा की दूसरी विशेषता यानी कि शिक्षण विधि में परिवर्तन करना। और अगर बालक किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो इसी चीज़ में सुधार लाने के लिए बाल मनोविज्ञान को आधार माना गया है कि बाल मनोविज्ञान अगर आप पढ़ के जाते हैं बच्चों को पढ़ाने तो आपको ये पता रहेगा कि हमें क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है। ज़रूरी नहीं है कि हमें लगातार उसे ख़त्म करना है। कोई भी टॉपिक को, कोई भी सिलेबस को आप अपना भार मत समझिए। उसको सबसे पहले आपको उसमें डूबना होगा। जब मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी तो वहाँ मैं देखा करती थी कि टीचर को खुद बुक मिलता है, आप घर में इसको पढ़िए, घर में पढ़ के समझ के अपना खुद इंटरेस्ट उसके प्रति जगाइए, तभी आप क्लास में उसको अच्छे से उसका चर्चा कर पाएंगे, उसका वर्णन कर पाएंगे। उसमें जब तक आप नहीं डूबेंगे तो बच्चे को उसमें आप डुबा नहीं पाएंगे। तो ये है शिक्षण की विधि कि ये हमें नहीं सोचना है कि क्या पढ़ाना है, हमें ये सोचना है कि कैसे पढ़ाना है। तीसरा नंबर जब आते हैं हम लोग मूल्यांकन और परीक्षण पर, तो ये जो मूल्यांकन और परीक्षण है, ये 2 शब्द को आप माइंड में सेट कर लीजिए कि ये आपको हिंदी में भी, आपको जब 30 नंबर का हिंदी आपसे सीटेट में पूछा जाएगा तो ये मूल्यांकन और परीक्षण जो है हिंदी में भी आपको इससे प्रश्न जुड़ा हुआ पूछा जाएगा, इंग्लिश में भी इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आपसे पूछा जाएगा और बाल विकास में तो पूछा जाएगा। तो बचता है आपका क्या, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, बाल विकास हो गया और सामाजिक अध्ययन में भी आपको मूल्यांकन और परीक्षण से प्रश्न पूछा जाएगा। इसीलिए इस टॉपिक पर जरा सा रुकिएगा, इसको समझिएगा, इवैल्यूएशन एंड टेस्ट। तो ये इवैल्यूएशन और टेस्ट जो है, ये मूल्यांकन और परीक्षण भारत में, भारतीय शिक्षा में इस शब्द का जो मतलब है मूल्यांकन और परीक्षण, भारतीय शिक्षा में इस शब्द का मतलब है तनाव, परीक्षा। यानी कि बच्चे परीक्षा, इस चीज़, ये जो परीक्षा होता है, एग्ज़ाम जो होता है, ये तो मूल्यांकन ही तो है। ये तिमाही एग्ज़ाम है, छमाही एग्ज़ाम है, फाइनल एग्ज़ाम है, ये बरमाही एग्ज़ाम है। यानी अगर बच्चा 5 में पढ़ रहा है तो ये एग्ज़ाम देकर 6 में जाएगा। अब तिमाही एग्ज़ाम है, बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, बच्चा डर रहा है। ये भारतीय शिक्षा में ये थोड़ी सी कमी है कि मूल्यांकन और परीक्षण को बिल्कुल तनाव के रूप में लिया गया है। बिल्कुल तनाव, बच्चा डर जाएगा, अरे एग्ज़ाम है अब मैं क्या लिखूँगा। लेकिन अगर पहले से ही बाल केंद्रित शिक्षा की तरह उसे पढ़ाया जाए, उसे तैयार किया जाए तो इस चीज़ को, ये जो डर है, ये जो तनाव है, ये ख़त्म हो जाएगा। पहले क्या था कि ये जो परीक्षा होता था, सिर्फ बच्चों का परीक्षा होता था, बच्चे किस क्लास में पास किए, बच्चे ने कितना नंबर लाया, उसके पेरेंट्स को कहा जाता था। लेकिन अब जो ये मूल्यांकन होता है और परीक्षण होता है, बच्चों के साथ साथ शिक्षक का भी होता है, आपने कैसे पढ़ाया। क्योंकि अब बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित जब शिक्षण प्रक्रिया चल रही है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर आपको पढ़ाना होता है। उसके बावजूद अगर बच्चा 2+2 4 नहीं लिख पाया तो आपने कैसे बताया, बच्चों को क्यों नहीं समझाया। तो आज कल जो है ये जो मूल्यांकन होता है, ये जो एग्ज़ाम होता है, शिक्षक का भी होता है, उसके साथ साथ शिक्षक का भी मूल्यांकन होता है। इसलिए शिक्षक को बिल्कुल कॉन्शियस होकर क्लास में पढ़ाना होता है। ये जो मूल्यांकन और परीक्षण के कारण तनाव या फिर डर बच्चों में पैदा होता है, इसी के लिए सतत और व्यापक मूल्यांकन को आधार बनाया गया। यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन पर जोर दिया गया। सतत मतलब लगातार, कंटिन्यूअस,
और व्यापक हो गया आपका नैरो का, जैसे कि संकुचित हुआ, व्यापक यानी कम्प्रिहेंसिव हो गया। तो ये जो है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन, इसको सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को CCE भी कहते हैं। इसीलिए इस मूल्यांकन और परीक्षण के डर को कम करने के लिए सतत और व्यापक मूल्यांकन पर जोर दिया गया कि मूल्यांकन जो है सतत करिए, लगातार निरंतर साप्ताहिक टेस्ट लीजिए, बच्चे का डर खुद खत्म हो जाएगा। हमने बच्चे को कहा आज ये एक चैप्टर मैं आपको 5 तक टेबल याद कराऊंगा, छोटे बच्चे की हम लोग बात कर रहे हैं, 5 तक टेबल मैं आपको याद कराऊंगा। आज मैं आपको याद तो कराना ही नहीं है, बल्कि आपको मैं आपके साथ मैं भी मेहनत करूंगा। आज मैंने बताया, कल आपको बताना है। 1-2 डिजिट बच्चा मिस कर रहा है, तीसरे दिन फिर हम बताएंगे, चौथे दिन देखेंगे बच्चा कहाँ मिस कर रहा है, 5वें दिन बच्चे को उसके लिए तैयार करेंगे। और सप्ताह में अगर हम साप्ताहिक टेस्ट लेते हैं तो फिर ये डर, बच्चे का जो तनाव है दूर हो जाता है। कई बार अगर वो 10 दिन में ही मान लीजिए अगर आप टेस्ट लेते हैं क्लास में, तो बच्चों को आदत हो जाता है टेस्ट देने का, अरे मैं तो अच्छा लाता हूँ। और फिर आप खुद आंकिए कि ये जो मूल्यांकन है आपका भी हो रहा है, आप आंकिए अगर मैंने इतना मेहनत किया फिर भी ये बच्चा बार बार गलती कर रहा है, इससे क्या होगा, 2 तरह की बातें आएगी। अगर एक ही चीज़ को सभी बच्चा मिस कर रहा है तो वहाँ आपके शिक्षण में कमी है, आप सही नहीं बता पा रहे हैं। अगर बार बार बच्चा एक ही जगह, सभी बच्चा एक ही जगह मिस कर रहा है तो ये आपका मूल्यांकन हो रहा है, आप वहाँ पर फोकस करिए। लेकिन अगर कोई इक्का दुक्का गिना चुना बच्चा कहीं मिस कर रहा है तो उस बच्चे में थोड़ी सी कमी है, स्पेशली उस बच्चे पर फोकस करिए और उस पॉइंट को उसको पकड़ाइए। इसीलिए सतत यानी लगातार और व्यापक मूल्यांकन, बिल्कुल विस्तृत ढंग से हर सब्जेक्ट का मूल्यांकन और लगातार मूल्यांकन के पर इसीलिए जोर दिया गया है, ताकि ये मूल्यांकन और परीक्षण, जो परीक्षा के नाम से बच्चे को डर होता है, वो ख़त्म हो जाए। तो उसके बाद जब हम आते हैं पाठ्यक्रम पर, तो देखिएगा इतना इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। पाठ्यक्रम, जब शिक्षक कोई भी सिलेबस तैयार करते हैं तो उसको सामाजिक दृष्टिकोण से भी तैयार करते हैं कि बच्चे के सिलेबस में क्या डाला जाए जिससे सामाजिक स्तर पर भी बच्चा आगे बढ़े और समाज को भी फायदा हो। यानी कि जिस तरह मैंने उदाहरण दिया, मैट्रिक तक ही बच्चे सारे सब्जेक्ट को देख लेते हैं तो वो इंटर में डिसीजन ले सकते हैं, उसका इंटरेस्ट बन जाता है सब्जेक्ट के प्रति, उसे मैथ पढ़ना है, उसे इंग्लिश पढ़ना है, उसे आर्ट पढ़ना है, उसे कॉमर्स पढ़ना है। तो यहाँ पर जो ये पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम तो सबसे पहले जब तैयार किया जाता है सामाजिक दृष्टिकोणों को भी मद्देनज़र रखते हुए। दूसरी बात यह है कि हिंदी मीडियम तो अभी इस तरह से नहीं कोई पाठ्यक्रम आया है कि आपको 4 महीने में या 3 महीने में होता है ना, तिमाही एग्जाम है, 6माही एग्जाम है। अगर इसी मूल्यांकन और परीक्षण को थोड़ा और विस्तृत कर दिया जाए, जैसे कि मैंने अभी कहा व्यापक यानी सतत, लगातार और विस्तृत कर दिया जाए कि हर 3-3 महीने पर, अगर मान लीजिए 3-3 महीने पर अगर टेस्ट लिया जाता है तो 12 महीने में 4 बार आपका टेस्ट हो गया, 4 बार टेस्ट हो गया। अब एक एक्सरसाइज में टोटल, एक बुक लीजिए आप, एक बुक में अगर 12 एक्सरसाइज आप ले रहे हैं तो ये काफ़ी है। एक एक्सरसाइज में 12 तो होता भी नहीं, आजकल तो और भी कम होता है। मान लीजिए 12 है, अब ये क्लास टीचर को या आप जिस सब्जेक्ट के टीचर हैं आप इसको डिसाइड करिए। ये अलग बात है कि जो सिलेबस तैयार करते हैं या जो हेड मास्टर होते हैं उनको भी बाल मनोविज्ञान की जानकारी होनी ही चाहिए। इसीलिए आजकल शिक्षक की भर्ती में इतनी इस तरह से रूल बनाया गया है कि शिक्षक बिल्कुल पहले शिक्षक मैच्योर्ड हो तभी वो बच्चे पर फोकस कर पाएंगे। तो मान लीजिए एक सब्जेक्ट आप लेते हैं, उसमें एक्सरसाइज आपको 12 देना है। इंग्लिश मीडियम में देखेंगे आपका बटा रहता है कि आप जो है जनवरी फरवरी में जैसे एग्ज़ाम हुआ तो मार्च से आप जो है मार्च से मई तक आपको इतना एक्सरसाइज कंप्लीट करना है, यानी कि 1 से लेकर 4 तक, 1 2 3 4 इतना आपको इंग्लिश मीडियम में बांट कर दिया रहता है कि इससे आगे आपको टच करना ही नहीं है मई तक, इस तरह से। तो आप समझिए 12 एक्सरसाइज में आपको मार्च अप्रैल मई या 4 महीना, आपको साल भर का क्लास होता है, 4 महीना मिला आपको कितना एक्सरसाइज कंप्लीट करने के लिए, 4 एक्सरसाइज, 4 महीना। अब 1 महीने में 4 दिन आपका होता है ऑफ, तो कितना समय बचा आपका 1 महीने में 26 दिन। 26 दिन में एक हफ्ते में ज़रूरी नहीं है कि एक सब्जेक्ट आप 6 दिन तक पढ़ाएंगे, 3 दिन अगर दिया गया तो कुल मिलाकर आपका 3-3 दिन एक हफ्ता में पढ़ा रहे हैं तो 12 दिन आपको मिलता है 1 महीने में एक सब्जेक्ट को लेकर के। तो 4 महीने में 4 एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करना है। 1 महीने में आपने पूरा काट छाट कर दिन निकाला तो 12 दिन निकला आपको एक अध्याय के लिए। अगर एक अध्याय के लिए आपको 12 दिन मिला है तो आप समझ सकते हैं कि 4 अध्याय के लिए आपको 12 दिन 24 36 बच्चों को 48 दिन मिला है, यानी 4 महीना में ऑफ भी आपने हटा लिया, सारा वेकेशन हटा लिया, 48 दिन।
48 दिन में एक अध्याय को आप लीजिए, 12 दिन में आपको कंप्लीट करना है, तो हमें 12 दिन तो लगेगा नहीं एक अध्याय को पढ़ाकर उसका प्रश्न उत्तर कराने में। तो हमें करना क्या है, उस 12 दिन में से और भी हमें 2-3 दिन कम कर देना है। वो 2-3 दिन हम बचा कर रख लेंगे, यानी कि 12 दिन में 9 दिन हमने अपने पास रखा एक एक्सरसाइज कंप्लीट कराने के लिए। 3 दिन इसमें जो बचा है इसको मैंने साइड में रखा। ये जो पाठ्यक्रम की शैली है, जो चलता है, जैसा मैंने प्रयास किया है जब मैं बीएड कर रही थी। 9 दिन आप एक टॉपिक को लिए, इसको 2 दिन आपने, एक दिन कहानी समझाया, दूसरे दिन उस पर आपने चर्चा करवाया, क्लास में जो है प्रैक्टिकल करवाया, उससे बच्चों को ग्रुप में बांटा, सब कुछ करवाया। फिर आप तीसरे दिन प्रश्न उत्तर करवाते हैं, चौथे दिन उसमें जो आपका एक वचन बहुवचन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, जो वाक्य को पूरा करना है। तो ऐसा कुल मिलाकर आपने 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 9 दिन एक अध्याय के लिए काफ़ी है। फिर भी आपने 3 दिन बचा लिया। इस तरह करके 4 अध्याय आप पढ़ाते हैं, 12 दिन बच जाता है। और ये जो 12 दिन आपका बचता है वो है फिर आपको बच्चे को सारे प्रश्न उत्तर लास्ट में रिमाइंड कराने का, रिवाइज कराने का। जब आपका ये मूल्यांकन शुरू होगा, यानी 4 महीने के बाद जब क्लास में टेस्ट होता है, एग्ज़ाम होता है, तो 12 दिन में बच्चे को, क्योंकि रटाना तो है नहीं, बच्चे को बार बार आपको रिमाइंड कराना है। 4 एक्सरसाइज के लिए आपको 12 दिन मिलता है, तो ये बहुत है। तो ये है आपका पाठ्यक्रम। इस पाठ्यक्रम को टीचर जब तक बाल मनोविज्ञान को नहीं पढ़ लेते हैं तब तक टीचर जो है इतना अपने आप को तैयार नहीं कर पाते हैं। शिक्षक को आजकल अधिक मेहनत करना पड़ रहा है, जब से बाल केंद्रित शिक्षा प्रचलन में तो है ही, बहुत दिनों से है, लेकिन भारत में, बिहार में इन सब चीज़ों पर अभी थोड़ा सा और भी देखा जा, बिहार तो खास करके ज़्यादा। तो अगर शिक्षक अपने आप को तैयार कर ले तो बालक का समस्या समाधान होगा। और सतत मूल्यांकन पर इसीलिए जोर दिया गया है, बच्चे के मन से डर को दूर करने के लिए। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये चीज़ था। अगर आप इसको आराम से समझ गए होंगे तो आप कभी इसको नहीं भूलने वाले हैं। फिर आपका आता है व्यवस्थापन एवं अनुशासन। तो ये व्यवस्थापन एवं अनुशासन क्या है कि क्लास में अनुशासन तो है, लेकिन कई शिक्षक भी होते हैं, थोड़ा सा आप बता रहे हैं और आप मन में तैयार किए खुद को किसका जवाब मुझे देना है, किसी बच्चे ने जल्दी से उठकर आपका उसका जवाब दे दिया, या फिर दूसरे प्रश्नों का जवाब दे दिया, जो आप पूछ रहे हैं उसके आगे वाले प्रश्नों का बच्चों ने जवाब दे दिया। आपको वहाँ पर क्या करना है, व्यवस्थापन तो ठीक है, मैनेजमेंट तो ठीक है, अनुशासन अगर आपको लगता है बच्चे अनुशासन तोड़ रहे हैं, मैंने ये नहीं पूछा था लेकिन बच्चे ने इसका जवाब दे दिया, तो वहाँ पर अब पहले क्या होता था, बच्चों को आप डांट लगा दिया, अभी मैंने तुमसे ये सवाल किया था या मैंने आपसे ये सवाल किया था, अभी आपने इसका जवाब क्यों दिया। लेकिन अब क्या है कि अगर बच्चे इस सवाल का जवाब दे रहे हैं तो उसको दबाने की बजाय उसे प्रोत्साहित करना है। तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने इसका जवाब दिया, बहुत अच्छा किया, चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। ये है व्यवस्थापन और अनुशासन के अंतर्गत। यानी कि ये चीज़, सारा चीज़ आपको ये पॉइंट याद रखना होगा कि क्या है विशेषताएं बाल केंद्रित शिक्षा की। उसके बाद जब प्रयोग एवं अनुसंधान आता है तो इसका मतलब है कि आपने पिछले क्लास में भी जब देखा कि बच्चे अगर गाड़ी तोड़ते हैं, इस तरह से प्रश्न भी पूछा जाता है, अगर बच्चे गाड़ी तोड़ देते हैं, बहुत कॉस्टली है, तोड़ रहा है, तो क्या आपको गुस्सा आएगा। तो उसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया रहता है, तो नहीं, अगर वो तोड़कर जोड़ने की प्रक्रिया इसके अंदर है तो वो प्रयोग कर रहा है। पियाजे का आपने पढ़ा था पिछले क्लास में, निर्माण एवं खोज की प्रक्रिया, उसी तरह ये भी है, प्रयोग एवं अनुसंधान। बार बार जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेगा बच्चा, किसी चीज़ के लिए रिसर्च नहीं करेगा। आजकल देखते हैं किताब के लास्ट में दिया रहता है कि आप ये प्रयोग करिए, एनसीईआरटी में तो आप देखते हैं कि दिया रहता है कि आप इस तरह से प्रयोग करिए, गेम की तरह, पजल की तरह। तो ये प्रयोग एवं अनुसंधान क्यों दिया गया है, क्योंकि बालक का जो रुझान है उसके सब्जेक्ट के प्रति, एजुकेशन को वो भार के तरह ना ले कि हमें पढ़ना है, जल्दी स्कूल जाके जल्दी होमवर्क पूरा करके फिर हमें खेलना है। खेल को भी शिक्षा में ही शामिल कर दिया गया है ताकि बालक का ध्यान भटके नहीं और वो शिक्षा पर पूरी तरह से फोकस कर सके। तो इस तरह से यहाँ पर देखना है। और ये जो अनुशासन वाला है, व्यवस्थापन एवं अनुशासन, इसमें क्या दिक्कत होता है कि कोई बालक थोड़ा सा बदमाश होता है, वो अगर क्लास में बदमाशी नहीं कर पाता है तो क्लास से बाहर निकला छुट्टी होने के बाद, तो वो सड़क पर जो बल्ब लगा है उसको तोड़ दिया, तो उसके लिए अगर स्कूल में शिकायत आती है तो शिक्षक को उसे मारना नहीं है, समझना है आखिर इसका क्या इसके अंदर दिक्कत क्या है, ये अधिक बदमाश है, ये इसने इस तरह से कर दिया, या घर में किसी चीज़ का अभाव दिखता है, ये आखिर तनाव में अगर आया है इस तरह की इसकी बुद्धि है, इसके पीछे कारण क्या है। आजकल शिक्षक को इसी के पीछे लगाया गया है कि हर तरह से सर्वांगीण विकास बच्चे का करना है, तो आप बच्चे के हर पहलू पर ध्यान देंगे। तो इस तरह से प्रयोग एवं अनुसंधान भी आपका हो गया। और कक्षा में समस्याओं का समाधान और निराकरण, अगर कोई बच्चा किसी चीज़ के लिए परेशान है, कोई नहीं पढ़ना है, अगर बच्चा को आप देखिएगा किसी बच्चे को कोई सब्जेक्ट अगर भारी लगने लगता है, आप दे रहे हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो रोना शुरू कर देता है। तो इसमें शिक्षक अगर उसको मारने लगेंगे, तुम नहीं बना पा रहे हो, तुम साइड में बैठे रहो, बुक बंद करके बैठे रहो, बाकी सब बच्चा क्लास करेगा, इस तरह नहीं करना है। कक्षा में ही उसकी समस्याओं को समझेंगे, क्या दिक्कत है, क्या भारी लग रहा है, कहाँ समझ में नहीं आ रहा है,
अब अगर जो बच्चे तेज़ हैं उसकी तरफ देखने लगेंगे तो उसमें भी बच्चे को बेइज्जती फील होती है, डिमोरलाइज फील होता है। तो उसमें क्या होता है, आपको सारे बच्चे को कहना है कि क्यों ना हम इस टॉपिक को बिल्कुल एक कहानी की तरह लेते हैं, उस चीज़ को बच्चे को पूछते हैं क्या दिक्कत है, ऐसे होगा। स्पेशली बस 2 मिनट वो बच्चे के पीछे समय देंगे, बच्चे का जो अभिरुचि है उसके प्रति, बच्चे का जो रुझान है उस विषय के प्रति जैसे लाएंगे, फिर बच्चा सभी बच्चों की तरह हो जाएगा। यानी कि कक्षा में बच्चे की समस्याओं को समझिए, उसका समाधान, उसका निराकरण अगर किया जाता है तो ये चीज़ भी जो है बाल मनोविज्ञान पर ही आधारित है। जो शिक्षक बाल मनोविज्ञान को बिल्कुल गंभीरता से, गहराई से समझ कर जाएंगे तो वही इस बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताओं को समझकर उसके पॉइंट पर फोकस कर पाएंगे, बच्चों को अच्छे से अच्छा पढ़ा पाएंगे। सबसे बड़ा पॉइंट इसमें तो ये है कि मूल्यांकन और परीक्षण जो कि बच्चों के साथ अब शिक्षक का भी होने लगा है। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण टॉपिक, बाल केंद्रित शिक्षा, बचा आपका प्रगतिशील शिक्षा, जो कि हम लोग अगले क्लास में कवर करेंगे। इस टॉपिक को लिखकर आप लोग खुद से चर्चा करिएगा और 2-4 बार चर्चा करके रखिएगा। जब क्वेश्चंस मेरा आए तो उसको आप बनाइएगा, फिर आपको समझ में आएगा आपने क्या समझा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले क्लास में। जो नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट चेक करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, और जो पुराने हैं वो तो हैं ही, वो तो वीडियो देख ही रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले क्लास में।